ये जो चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, क्या ये बहुत बड़े ब्रांड्स की थी कि लोग इतना पागलों की तरह भागे यहाँ पे? मुख्तलिफ जो सेल्स लगती हैं वो कंज्यूमर्स को हमारे बेवकूफ़ भी बनाते हैं। It's a learned behavior that we have been carrying on since so many years. नसीम शाह जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, उसको किस बात की सजा दी है? You need to visit a dermatologist, उनको चेक कराएं, उसके लिए फिर फंगल मेडिकेशंस हम देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई है शुरुआत और दुनिया बोल है कि इस नए सेट के साथ हम हैं आपके नए एंकर। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं और राइज एंड शाइन। मेरा नाम है सोनिया सुंदर। आज से दुनिया बोल है कि रोज़ाना सुबह हमारी आपके साथ मुलाकात होगी पी से जुमा, रोज़ाना सुबह 9 बजे। और शो में सिर्फ सेट ही नया नहीं होगा बल्कि और कुछ भी नया शामिल होने जा रहा है। आगे चलकर आप इस शो में इन नत नई चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे, जैसा कि हमारी रिवायत है। फैसल एब्सोल्युटली है, जैसे कि हमारी उम्मीद है कि सुबह का आगाज़ अच्छी बात से होना चाहिए। तो आज क्योंकि हम एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं, उसी की मुनासबत से फैज़ का एक शेर बल्कि एक मिसरा जहन में आ रहा है। उम्मीद सहर की बात सुनो। तो आज की ये सहर, आज की ये सुबह और इसके नए पहर में हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये दिन अच्छा गुजरेगा और ये आने वाला वक्त हमारे लिए, तमाम हम वतनों के लिए नई खुशियाँ, नई बहारें लाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी अपनी जो चाय है, कॉफ़ी है, वो सब रेडी कर ली होगी। तो इसी के साथ, इससे पहले कि हम अपनी बड़ी खबरों पर नजर डालें, पहले हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आगे। ऑलराइट, तो आपको दुनिया बोल है में हम करते हैं अब फाइनली ऑफिशियली वेलकम। और जैसे कि हमने आपको कहा था, ब्रेक हमने इसलिए ली ताकि देखें जिन्होंने अभी चाय, कॉफ़ी, नाश्ता वगैरह का इंतजाम नहीं किया वो फ़ौरन कर लें जी। और हमारी भी जो है ना कॉफ़ी का हम वेट कर रहे हैं, हम नेक्स्ट ब्रेक तक में आ जाएगी। हाँ, कुछ देर में आ जाएगी। देखिए, इंतजार के बाद जो चीज़ें आती हैं वो अच्छी ही होती हैं। तो खैर, बड़ी खबर की जानी बढ़ूंगा, बड़ी खबर की जानी। तो चलते हैं आज की बड़ी खबरों की जानी। सोशल मीडिया की ताकत, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या महंगाई के दौर में सस्ती अशिया की उम्मीद। कराची में कपड़ों की सेल पर अवाम ने तूफान बर्पा कर दिया। एक हफ्ते में 2 ब्रांड्स की सेल में लोग कपड़ों पर टूट पड़े। आखिर सेल के पीछे भागने की साइकोलॉजिकल वजूहात क्या है, बात करेंगे प्रोग्राम में। कच्चे के डाकू मुसलसल हुकूमती रेट चैलेंज कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल बनाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को चिढ़ाया जा रहा है। हुकूमत आखिर क्या कर रही है और ये डाकू इतने बेलगाम क्यों हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश का जबरदस्त फाइट बैक, लिंडास की सेंचुरी से बंगाल टाइगर्स की पोजीशन मजबूत। कौमी टीम की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में भी लड़खड़ा रही है। हालत यही रही तो टेस्ट की तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और होटल में बर्तन धोने से 9वें फुटबॉल कप के टॉप स्कोरर बनने तक का सफर। कौमी स्ट्रीट फुटबॉल टीम के बासलाहियत खिलाड़ी काशिफ शेनवारी की कहानी नाकाबिले यकीन। फखरे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। तो टॉप सीरीज और पिछले दिनों सोशल मीडिया से लेके और हर जगह जो टॉप ट्रेंड बना रहा, क्योंकि हमारी रहाइश, खासतौर मेरी रहाइश जो है वो इस एरिया के करीब है। तो किसी ने कहा कि यार बाहर ना निकलना, बड़ा रश है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया ऐसा, क्या कोई चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं? तो मुझे जवाब ये आया कि हाँ, तकरीबन मुफ्त मिल रही हैं, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि जी 50 रुपए की चीज़ मिल रही है, 100 रुपए की चीज़ मिल रही है। 50 रुपए की चीज़? हाँ, 50 रुपए की चीज़। तो जो लोग यहाँ पे पहुंचे वो भी यही कह रहे होंगे, सीरियसली वो भी यहाँ पहुंचे। फिर उसके बाद हुआ ये कि कराची का जो इलाका गुलिस्तान जौहर,
यहाँ पे खुसूसी सेल लगी और ऐसा उसका असर हुआ कि पूरी दुनिया में हमारी जो है ना वो खूब इज्जत अफजाई हो रही है। बाय द वे ये पहली बार तो नहीं हुआ है सोनिया। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, पहली बार नहीं हुआ कि कराची के इलाके डिफेंस में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जहां शहरियों ने ऐसी लूट मार की थी कि निजी स्टोर में 3 घंटे के बाद ही अपनी सेल ऑफर्स को हटाना पड़ गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि लव सेल का आखिर मतलब है क्या और इसके असरात हमारे शहरियों पर क्या हो रहे हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकली तौर पर उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। इसी के साथ ही बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गई। कोई कहता है कि जी अपने हक के लिए निकलते नहीं निकलते, लेकिन कपड़े ख़रीदने निकल जाते हैं अगर उनको फ्री के या डिस्काउंट के मिलते हैं। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं और ये सेल, इसके पीछे हकीकत कितनी है। बाय द वे सेल अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो वो है ना सोनिया के कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और अगर वो 50% 70% डाउन कर दे तो समझ में आता है। फ्लैट 50% अप टू नहीं। हाँ, लेकिन ये जो चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, क्या ये बहुत बड़े ब्रांड्स की थी कि लोग इतना पागलों की तरह भागे यहाँ पे? इस पे बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उरूसा मोहसिन एंड कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन से कौकब इकबाल। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं और सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा कौकब साहब से। कौकब साहब, हमें ज़रा बताएं कि ये जो लोग और इनको बताया जाता है कि जी फला % डिस्काउंट और ये वो, और बाज़ाब्ता ये तो वीडियोस भी थी कि ये बताया जा रहा था कि 50 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की चीज़ मिल रही है। आज की इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन ज़रा इसके पीछे हकीकत, इन सेल्स के पीछे हकीकत क्या होती है? मैं इस पैराए में भी आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, कौकब साहब, के शुक्र अल्लाह का कि कोई स्टैम्पीड, कोई भगदड़ नहीं मची, खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे जाने नुकसान नहीं हुआ। तो इस सारी सेल के पीछे कंज्यूमर को किस तरीके से अपने जो आई एम सॉरी मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा था, चूना लगाया जाता है, लेकिन चले किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ज़रा आप हमें बताएं ना। देखिए, बात आपने बहुत अच्छी कही कि मुख्तलिफ जो सेल्स लगती हैं वो लोगों को, कंज्यूमर्स को हमारे बेवकूफ़ी बनाते हैं। सबसे पहली बात तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो कि बरस से चला आ रहा है अप टू 90%। अब जब 90% लेने के लिए कोई बंदा जाता है तो वहाँ पे तो आपको पता है एक डब्बा बना हुआ है और उसमें जो चीज़ें डाली हुई होती हैं किसी भी स्टोर में, चाहे वो कितनी बड़ा ब्रांड है वो आप ये देख लें कि वो उसमें क्या चीज़ मिलती है और मिलती भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने ये बड़ा एक मशहूर वाक़या ये हुआ है गुलिस्तान जौहर में, जो आउटलेट खुला, उसने जो कहा 50 रुपये। अब समझ में आने वाली बात है, महंगाई का ये बदतरीन दौर गुजर रहा है जिससे हमारे सार्फिन जो है परेशान हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो ये पहनने ओढ़ने की अशिया हो। उसमें जो है वो ये समझते हैं कि कहीं से मुफ्ते की कोई चीज़ हाथ लगे और फिर वो आपको पता है कि उमर शरीफ का कि एक नहीं 2 मिल जाए, मुफ्त में चीज़ मिल रही है। तो यहाँ का तो एक जहनी एक माहौल बना हुआ, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि अगर अमेरिका में भी आप देखें या यूरोपियन कंट्रीज में भी अगर कोई सेल लगती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की लगती है, चाहे वो इस टाइप की लगती है, तो वहाँ पे भी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और वहाँ पढ़े लिखे लोग, जो माशरा एक कैसा है, वहाँ पे भी वो बदअमनी का शिकार हो जाता है और लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, चीट रहे होते हैं और चीज़ें लेके चले जाते हैं और उसकी वो जो 50 रुपये, उनको 50 रुपये भी नहीं मिलते। बात यह है कि ऐसे आउटलेट्स ये समझें कि आप खुद समझने की बात है। लोगों ने कहा और सोशल मीडिया पे भी आया कि 50 रुपये में तो अब लुंडा में भी नहीं मिलता। हाँ। यानी अगर कोई चीज़, अगर वो उसकी जीन्स की कोई पैंट है जो कि अगर यहाँ के वो किसी ब्रांड से लेके आए और अपने आउटलेट में बेच रहे हैं, बिल्कुल। तो वो ऐसी चीज नहीं हो सकती। तो इनके कौन सा माल बेच रहे थे, सिर्फ अपनी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसी हवाले से बात करना चाहूँगी मैं डॉक्टर उरूसा मोहसिन साहिबा से। हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करते हैं शो में। उरूसा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अभी मुझे आप ज़रा बताइए कि ये जो सेल का लफ्ज़ है, ये साइकोलॉजिकली इंसान के दिमाग पे क्या ऐसा असर डालता है कि लोग हुजूम की सूरत में जो है वो सेल पे जा पहुँचते हैं, ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं लिटरली।
बिल्कुल ऐसा ही है। और सुना तो ये था कि कराची में तूफान आने वाला है, लेकिन ये तूफान बाजारों में आ गया। और बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक शेर है ना कि वक्त जो है वो एक तरफ जो है वो परवरिश करता है बरसों से, और हादसा एकदम नहीं हो जाता। तो ये जो है ये इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर दैट्स वी हैव बीन कैरिंग ऑन सिंस सो मेनी इयर्स। अब देखें, अभी कल ही की बात है कि मैं खातून से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि राबी सेंटर में भी 1990 में भी यही हुआ था, जिसमें खातून जो है वो आपस में लॉन की सेल थी और उसमें एक दूसरे से उनका टकराव हो गया था, और इसी तरीके की महफिल थी। सेलों का ये अब बात सिलसिला बड़ा ये है पुराना चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात ये है कि जब बात करते हैं सेल्स की या शॉपिंग एक्सपीरियंस की, तो ये हमारी ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको डोपामीन कहते हैं। हमारी जब भी सेल्स का लफ्ज आता है तो ये हमारे मूड को लिफ्ट करता है, वक्ती तौर पे प्लेजर देता है। एक्चुअली डॉक्टर साहिबा, मतलब सेल का लफ्ज जो है वो डोपामिन क्रिएट करता है दिमाग में, लाइक सीरियसली ऐसा होता है? जी, इट रिलीजेस डोपामीन एंड दैट हेल्प्स टू लिफ्ट आवर मूड, विच इज वाई आप देखिए हम लोग बड़ी मायूस कौम है कि ना बिजली है ना गैस है, बढ़ते हुए बिल हैं, लेकिन उसके बावजूद हम किस चीज के लिए खड़े हुए लाइनों में और भागदौड़ मची, वो सेल के लिए। अच्छा, यकीन करें जुम्मे का दिन था उस दिन, सॉरी टू कट यू, मैं चाह रहा हूँ कि ऑफिस छोड़ के यस एब्सोल्युटली, मैं इसमें एक क्वेश्चन अगर आप ये ले लें कि चलें सेल से तो हमारे दिमाग में डोपामिन क्रिएट हो जाता है, ये इज इट जस्ट अ केमिकल थिंग इन आवर माइंड्स, या फिर ये तरबियत है मिन हैसुल कौम? जब हम सिग्नल पे खड़े होते हैं उस वक्त कौन सा डोपामिन होता है, या फिर अगर हमें कहीं लाइनों में खड़ा होना होता है तो उस वक्त कौन सा डोपामिन हमारे जहनों में क्रिएट हो रहा होता है? क्या आपको लगता है कि ये मिन हासिल कौम हमारी तरबियत ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है? वो जैसे कि अभी कौकब साहब कह रहे थे ना कि उमर शरीफ का, मुझे उससे एक स्टेशन से याद आ गया कि यही हम लोग अगर दुबई में जाके खड़े होंगे एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल चुपचाप लाइनों में खड़े होंगे, और यही हम लोग जब यहाँ होते हैं इमिग्रेशन पे तो फिर क्या हाल होती है? तो प्लीज टॉक अस थ्रू कि इसमें हमारी जो एज अ नेशन तरबियत है उसमें उसका कितना हाथ है? देखिए, ये जो वाकया है ना, ये जो बुराई है, ये एक वक्त का हादसा नहीं है, इसकी परवरिश की है हमने सबने, मैंने, आपने, सबने मिलके, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ बिहेवियर्स हमने अडॉप्ट किए। ये फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटी में इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई और बहुत सारे अवामिल जो है वो मिल के इट हैज़ क्रिएटेड अ हेवॉक इन आवर सोसाइटी। हम लोग के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम जा किधर रहे हैं एज अ नेशन। सब एक भागदौड़ में मचे हुए हैं, और इसके अलावा हमारी तरजीहात जो है वो सही नहीं है। इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे हमें इस पे जो है बहुत सारा काम करने वाला है। जी डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ज़रा सा क्लियर कीजिए। हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग सुन रहे हैं इस बात को। मैं चाहूँगी आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि हम ऐसी तरबियत में अपने क्या शामिल करें कि जो आने वाली नस्ल है कम से कम वही कुछ सीख जाए। कम से कम इतनी जो सेलें लग रही हैं वो आज 90s से लगती आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो आगे जाके भी लगेंगे। हम अपने बच्चों की परवरिश में ऐसी क्या बात ऐड ऑन करें, उनकी तरबियत में क्या चीज़ उन्हें समझाएं कि भाई वो इस तरह का बिहेवियर ना अपनाएं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो मसला हो गया ना, वो हो गया हमारे नौजवान जो हैं उनके जो तरबियत या डायरेक्शन है, तरबियत वो एक मोबाइल फ़ोन कर रहा है, वो सोशल मीडिया ही कर रहा है, ठीक है? आपस में कम्युनिकेशन कम से कम हो गया है माँ बाप का बच्चों के साथ, ठीक है? और जिसकी वजह से वो एक बुनियादी तौर पे उनको सही तरीके से वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। डॉक्टर साहिबा, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, बट वालिदैन की जो तरबियत है वो भी सोशल मीडिया से ही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसमें मैं, आप, हम सब जिम्मेदार हैं। हमारी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। मैं कौकब साहब के पास ज़रूर जाना चाहूँगा, और टेकिंग द लीड फ्रॉम योर टॉक के मुझे अच्छी तरह याद है ये जो आपने 90 की बात की, ये 90 की दहाई में, 80 की दहाई में शादियाँ होती थी, तो वो खाने के टेबल पे जो सबसे पहले जो कोल्ड ड्रिंक्स पे बच्चे हाथ साफ़ करते थे और वो एक लाइन लगी होती थी। हम अब चले से हम ये, और कौकब साहब कहीं भी हमारी गुफ्तगू से ये हम असर नहीं देना चाह रहे कि सेल या इस तरह की प्रोडक्टिव चीज़ें जो कि आवाम के लिए अच्छी हैं वो कोई बुरी चीज़ हैं, लेकिन इसके पीछे जो हमारे साथ जो 2 नंबरी हो रही है, जो हाथ हमारे साथ हो रहा है, मैं चाहूँगा कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, अब ये तमाम तर चीज़ें हो गई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पहुँचे, और पहली बात तो ये कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो भी अगर आप इतना बड़ा बाजार लगा रहे हैं
डिसिप्लिन मेंटेन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाकम बदहन मेरे मुंह में खा। अगर कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ हो जाती कि कोई भगदड़ या इस तरह की चीज़ हो जाती, ये किस पे आती फिर ये जिम्मेदारी? कोई उठाता है इसकी जिम्मेदारी फिर? आपने कही कि एक तो ये कि इंतज़ामिया जो कि ये सेल लगा रही थी, उसको ये चाहिए था कि वो इंतज़ामी तौर पे मुकामी पुलिस को और रेंजर्स को इत्तला करती कि हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम है और ये तवक्का से बढ़ के भी वो होगा। मगर ये कि इन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रखे। प्राइवेट कंपनीज के सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते थे और बाउंसर्स भी रख सकते थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से रोकते। मुख्तलिफ आपने देखा होगा इवेंट्स होते हैं और उसमें भी ऐसा होता है कि वो उसको बाउंसर्स को भी बुला लेते हैं और प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ साथ और इलाके की पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। तो ये बहरहाल सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा जानी हादसा नहीं हुआ कि जिसमें वो दम घुट के भी मर सकते थे। मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहली बात ये है कि हम सार्फिन को, जो सार्फिन कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही है कि जहाँ कोई चीज़ सेल की जा रही है उसको ये बताना चाहिए और तरबियत ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो देखें ना, आपने जो बात कही कि दुबई जाते हैं तो हम सुधर जाते हैं और वहाँ की इमिग्रेशन हो, चाहे वो रोड पे हमें जाना हो या हमें ट्रैफिक के कानून पे अमल करना हो, वहाँ सब कुछ हमारे जहन में आता है और वही जो है बिहेवियर, वही कंज्यूमर हमारा वहाँ पे भी होता है। मगर यहाँ पे क्या बात है कि हमारे माशरा बिल्कुल बिगड़ चुका है और उस बिगाड़ की वजह यह है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। यहाँ पे महंगाई बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है। लोग अब तक तन ढांकने के लिए 50 रुपए की में चीज जो है वो खरीदने के लिए अपने, बिल्कुल ठीक बात है कौकब साहब, लेकिन बात वही है कि हम वो कब पॉइंट आएगा इस कौम में कि जब हम लाइन लगा के खड़े होना सीख लेंगे। बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब और डॉक्टर उरूसा मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थी। तो बात ये है कि आखिर वो कब वक्त आएगा हम अपने प्लेटफॉर्म से, और पूरी दुनिया ही ये चिल्लाती रहती है कि डिसिप्लिन मेंटेन करें जब हम सिग्नल्स पे खड़े होते हैं। इनफैक्ट आज सुबह की ही बात है भाई, मैं मतलब ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, सिग्नल पे लाल बत्ती हुई भी है और एक बाइक वाले साहब जिनको हो सकता है बहुत ज़रूरी काम हो, उनकी ज़िंदगी का बहुत ही ऐसा अल्टीमेट काम हो कि जो उन्होंने पूरा करना हो, सिर्फ 3 सेकंड रह गए थे उस बत्ती को लाल से नारंगी और नारंगी से हरा होने में। उन्होंने 3 सेकंड का वेट करने की जहमत नहीं की और वो इशारा तोड़ ये जा और इसी तरीके से एक्सीडेंट्स भी देखने में आते हैं। और फैसल थोड़ी सी एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले। अगर आपको याद हो, जब 14 अगस्त को केक कटते हैं वो जो बड़े बड़े, और उस केक के ऊपर जो लूटमार मचती है और उस बिरयानी की देग के ऊपर जो लूटमार मचती है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से एक प्रॉपर सेगमेंट होना चाहते। ब्रेक की जाने चलते हैं। यस, हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट फैन हैं तो आपके लिए क्रिकेट फैन होना कितना मुश्किल है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक एवरीवन। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर आपको वेलकम। अब जो स्टोरी है ना वो फैसल की बड़ी फेवरेट है। मैं चाहूँगी फैसल आप ही जरा शुरुआत नहीं, करें। मैं इससे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, और क्यों ना करें। हमें थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मिलती है अभी, मतलब कि महीना गालिबन पहले की बात होगी कि जब अरशद नदीम जैसे बासलाहियत और जिसको कहते हैं कि नामसाइद हालात के बावजूद ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने के बाद गोल्ड मेडल लाने वाले की हम सेलिब्रेट कर रहे थे और हम खुश थे। हम कितना खुश थे। लेकिन हुआ ये कि ये खुशी 4 दिन की ही रही, और वो 4 दिन का चौथा दिन है आज टेस्ट मैच का। आप यकीनन समझ गए होंगे भाईजान, चौथा जो दिन है दूसरे टेस्ट मैच का रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज। कौमी टीम, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये दूसरा टेस्ट बचा ले तो सीरीज़ बचा ले, क्योंकि पहला टेस्ट तो हम हार चुके हैं। लेकिन यहाँ भी बरक्स हुआ, कुछ खुशी मिली। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कभी खुशी कभी गम, लेकिन ये कभी खुशी कभी गम वाला भी अब मामला चेंज हो गया है और थोड़ी खुशी और बहुत सारा गम हो गया है। अब कल कुछ हुआ, हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए, 6 विकेटें निकाल ली 26 रन पे। आई वाज लिटरली जंपिंग, लेकिन हुआ ये कि वो जंपिंग ज़्यादा देर तक रही नहीं। कल क्या कुछ हुआ, लिटन दास आए उसके बाद और 6ठी विकेट मेहदी हसन मिराज के साथ उन्होंने पूरी तकरीबन स्कोर बराबर कर दिया उन्होंने, और शानदार उन्होंने सेंचुरी बना दी। मैं कभी ये सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट
टेस्ट मैच में बांग्लादेशी बैट्समैन सेंचुरी बनाएंगे 26 पे 6 आउट होने के बाद। क्रिकेट एनालिस्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और सबसे पहले हमने शो लॉन्च किया है नया, उसमें आप हमारे क्रिकेट के पहले जो है वो गेस्ट हैं, तो इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। और सुबह हाँ, लेकिन मैं आपकी प्रेजेंस के लिए एक्साइटेड हूँ। जो टीम ने किया मैं उसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। बहुत सारे रेडियो शोज़ में अभी सुनता हुआ आ रहा था, तो उसमें सारे ही हमारे दोस्त डिसअपॉइंटेड थे। क्या आप भी डिसअपॉइंटेड हैं जो कुछ हुआ है, या फिर उम्मीद की कुछ किरण बाकी है? 2 खिलाड़ी तो हमने गंवा दिए हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, आपको सोनिया को दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को मॉर्निंग शो। जिस तरह पूरी दुनिया में इस दुनिया में जिस तरह ये मॉर्निंग शो देखा जाता है, पसंद किया जाता है, पहले तो आप दोनों को अल्लाह ताला कामयाबी दे और दिल लगा के आप इस तरह दुनिया में अपना जिस तरह नाम बनाया है उसको कंटिन्यू रखें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया फैसल भाई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं ऐसा लग रहा हूँ ख्वाब देख रहा था। टेस्ट मैच की अगर तारीख की बात की जाए, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगर हमने पेशेंगोई कर दी थी, अगले 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। डे में आकर पाकिस्तान के बॉलर ने और ख़ास तौर पर जो शोहरत कमाई है खुर्रम ने, मैं उसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। ये ख्वाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ख्वाब ही रह गया। हम जैसे क्रिकेटर, हम जैसे एनालिस्ट जैसे बात कर रहे हैं, बुलंद बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये 26 से 6 आउट करने के बाद क्या ग्राउंड में 9 खिलाड़ी नहीं खेल लेते? या कप्तानी शान मसूद कप्तानी करने भूल गए थे? पाकिस्तान के 31 टेस्ट मैच खेले हो, जो कप्तानी के ख्वाब देख रहे हो, जिनका नाम है रिजवान अहमद, जो साबिक कप्तान बाबर बैठो, उनको नहीं पता क्या हमने बॉलिंग करवानी है, क्या करनी है, और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के ये मैच को ग्रिप छोड़ दी। मेरे हिसाब से एज ए क्रिकेट एज ए एनालिस्ट बात करूँगा, कल ये मैच खत्म हो जाना था पाकिस्तान को, कल ये मैच जीत जाना चाहिए था। जिस तरह की पाकिस्तान के बॉलर ने बॉलिंग करी, जिस तरह पाकिस्तान ने 26 रन में, मेरे हिसाब से दुनिया क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड का मैच देख लें, श्रीलंका का मैच देख लें, वेस्ट इंडीज का मैच देखें, उस तरह की क्रिकेट हुई नहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक नामुमकिन 12 पॉइंट खो के 12 पॉइंट हासिल करने की कोशिश की, मगर ये नाहली है, गुरुबंदी मैनेजमेंट फेल हो गई है टोटली। अजहर महमूद इंपोर्ट हो गए, ऑस्ट्रेलियन कोच हुए, ऑस्ट्रेलियन जो ग्राउंड मैन है, टोटली फेल हो गए। दूसरा फैसल, सोनिया जो खुला मैरिट का कदर किया। नसीम शाह जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसको किस बात की सजा दी है? उसने आके बयान दे दिए हम स्पिन पिच बनाते हैं, फास्ट बॉल बनाते हैं। दूसरा अनफिट खिलाड़ी आपने मोहम्मद अली को खिला दिया। ये तमाम चीजें बिल्कुल फैसल आपने सही कहा। बिल्कुल साजिद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि मसला बेसिकली आया कहाँ पर कि हमने ऑलमोस्ट 26 पर 6 आउट कर दिए थे, उसके बावजूद हम उनकी पूरी टीम आउट नहीं कर सके, क्या वजह है? देखिए सोनिया, 26 पे 6 आउट हो जाना, 167 रन की वर्ल्ड पार्टनरशिप तारीख में अगर देखा जाए, लिता दास की बात की जाए, मेहदी की बात की जाए, उन्होंने तो वो कारनामा अंजाम दे दिया है। तारीख बांग्लादेश की कल लिखी जाएगी। जो कमबैक हम कहते हैं, जो उन्होंने कमबैक किया, अपनी टीम को जीत की पोजीशन में लेके आ गए। ऐसे इनिंग मैंने नहीं देखी। हालांकि रिजवान को मौका मिला, आगा को मौका मिला, सऊद शकील को मौका मिला, समंदर में टीम को छोड़ के चले गए। इस तरह थोड़ी क्रिकेट खेली जाती है। क्रिकेट बांग्लादेश से सीखे। बांग्लादेश की अगर राना की बात की जाए, राना ने वाह फैसल 149 की पेस से बॉलिंग की है। इनके 3 टेस्ट मैच में उसने पर्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर मौजूद होने के बाद वो पास हो गए। वसीम वकार, शुएब अख्तर, वो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर थे, उनके जूते के बराबर नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, वो खुर्रम की वजह से मिली, मगर खुर्रम को बॉलिंग कराई नहीं। और कप्तानी क्लब लेवल की कप्तानी की है शान मसूद ने। सोनिया, फैसल, अगर कोई बैट्समैन में ऐसे ओपनर बात करूंगा, अगर अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म नहीं थी, उससे पाँव बल्ले कहाँ पर, उसके पाँव कहाँ पर रहते, तो शान मसूद को ओपन आना चाहिए। खुद आप ओपन करते बारे 10 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड जाते, आउट स्विंग बॉलिंग हो रही थी, तो उसकी स्विंग जो थे इन स्विंग होती है। साई और जो मेरे अपने शागिर्द थे, उसको बॉल में उससे चौका मार दिया। मगर बार क्रिकेट पे आते हैं, क्रिकेट साजिद भाई, वो मसला यही है ना कि हम वो कहते हैं ना कि रोऊं किसको और पीटूं किसको वाली बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये हालत है। खैर, उम्मीद करते हैं कि कल जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो कुछ अच्छी चीज़ हो रही होगी। आपका बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि
9 रन पे 2 खिलाड़ी हम कल ही आउट हो गए थे और महज 21 रन से लीड कर रहे हैं। सब फिजा में हाथ बुलंद करें और दुआ करें कि अल्लाह साइम अयूब आज चल जाएं, बाबर आजम चल जाएं, कुछ चल जाएं, ताकि हम कल जब आपके सामने हाजिर हों तो हमें ये ना कहना पड़ रहा हो कि हम एक और टेस्ट खुदा न खास्ता हार गए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदेद। फैसल, एक बात बताइए, आपने YouTube चैनल बनाने के बारे में सोचा कभी? नहीं, मैंने सोचा तो है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इंटरनेट का आजकल इतने मसले चल रहे हैं, शार्क वार खा जाती है केबल, तो इंटरनेट चल नहीं रहा है, मैं क्या करूँगा YouTube का चैनल बना के। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि YouTube चैनल बनाना और YouTube से पैसा कमाना पाकिस्तानियों को आसान तरीन जरिया माश लगने लगा है। मुख्तलिफ फैमिलीज, व्लॉगर्स, न्यूज़ कॉन्टेंट पर लाखों चैनल्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं, लेकिन अब सिंध और पंजाब के कच्चे के डाकुओं ने भी एक चैनल बना डाला है और मशहूर ज़माना कच्चे के डाकू शाहिद ने भी YouTube चैनल बना लिया है। रातों रात उन्हें भी हज़ारों सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त साबिक DIG सिंध अख्तर गोरचानी साहब जो है मौजूद हैं। उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया ऑनलाइन लेने का। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर ये बताइए, ये अलमिया है, ये आपने भी देखा होगा, ये एक इंटरेस्टिंग खबर है जो एक अलमिया से कम नहीं है। अब डाकुओं ने भी YouTube चैनल बना डाला है और अपनी बातें जो हैं वो पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। हज़ारों सब्सक्राइबर्स हैं। इस तरह तो सर कल को कोई सीरियल किलर भी उठकर आ सकता है कि जी आइए मैं बताऊं कि खुदा न खास्ता कत्ल कैसे करते हैं। मतलब ये तो एक बहुत अजीब स्ट्रेंज न्यूज़ है, तो अलार्मिंग है ये। तो हुकूमत क्या करेगी इसके लिए? जी हाँ, बहुत ही ना सिर्फ अलार्मिंग है बल्कि बहुत मायूस कन सूरत हाल है कि एक क्रिमिनल है, उसने उठा के फ़ोन दे मारा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को और इंटीरियर मिनिस्ट्री वाले बाकायदा उनसे सवाल जवाब इजाज़तें दे रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, ऐसा है। तो मतलब इट इज़ समथिंग क्वाइट अनहर्ड ऑफ। जी हमने तो नौकरी की है, लेकिन कभी हमारे ज़माना भी कोई इतना आप नहीं कह सकते बहुत आइडियल ज़माना था, लेकिन इस तरह की सूरत हाल तब नहीं थी जिस तरह की अब हो रही है। अख्तर साहब, हुकूमत के पास तो सारी चीज़ें होती हैं ना, कच्चे में घुस के ऑपरेशन करने से लेकर इस पूरे इलाके में जो भी सेलुलर कम्युनिकेशन है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। ऑपरेशन कहा जाता है अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, रेंजर्स भी जारी है और सारी चीज़ें, बट उसके बावजूद, इस सारी चीज़ के बावजूद हुकूमती रिट को ऐसे सरेआम आके चैलेंज करना, आपको लगता है कि अब वाकई वक्त आ गया है कि खुदारा कोई फैसला साज, कोई तो फैसला कौन एक्शन किया जाए ना? देखिए सर, मैं आपसे इसका कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। श्योर। ये क्रिमिनल बनते कैसे हैं? देखिए, मैं एक दफ़ा जब मैं DIG लाड़काना था तो एक दफ़ा जजेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे जितने भी सीनियर जजेस आए उन्होंने बहुत लान तान करनी शुरू कर दी कि जी ये कबायली सिस्टम में जिरगे क्यों होते हैं और ये जिरगा नहीं होना चाहिए, जो जिरगा कहे तो उसको उल्टा लटका दो, फांसी दे दो, और पता नहीं क्या क्या वो बड़े सख्त इक़दाम तजवीज़ कर रहे थे। देखिए, मैं खुद एक ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। मेरे ट्राइब के बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इसी तरह इश्तिहारी बने हुए हैं, डाकू बने हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो डाकू क्यों बने। वो तो बिल्कुल आम इंसान थे जिनको 2 थप्पड़ आप मारे तो उठ ना सके, लेकिन जब उनको कत्लों के झगड़े होने लगे और वो कत्लों के मुकदमे बनने लगे तो उनको जाके रिफ्यूज लेना पड़ा। वो जब जाके पनाह लेते हैं तो डाकुओं में रह के फिर डाकू बन जाते हैं। ज़ाहिर सांप तो नहीं कि मिट्टी खाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जब तक पहला बुनियादी जो हमारे ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि इस तरह के कत्लों के, इस तरह के लड़ाई झगड़ों के पहले तो फैसले करके हम ये नौबत ही ना आने दें कि ये बंदे वहाँ जाके एब्सोल्युटली। अख्तर साहब क्योंकि वक्त की कमी है और वी कमिट कि हम इस पे मजीद भी बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में, क्योंकि ये एक ऐसी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ये मामला शैतान की आंत है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वक्त आ गया है कि अब इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, इससे पहले कि यूट्यूब चैनल बनते जाएं। मेरे ख्याल से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और इस घंटे में हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो स्टोरीज पहुंचाएं जिन पे बात नहीं होती है। उमूमन मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ हैं सोनिया। और सोनिया, हम अभी बात कर ही रहे थे कि नाश्ता आपने किया नहीं किया। उमूमन बहुत से लोग ना ये पूछते हैं कि यार ये जब कैमरा ऐसे आ रहा होता है आप लोग क्या बात करते हैं, तो हम कोई खुफिया राज शेयर नहीं कर रहे होते, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेते हैं खाने में क्या है या फिर नाश्ता क्या है, लंच क्या करेंगे, जब कितने बजे किया यस नाश्ता है तो नाश्ते का मौसम से बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन मौसम जो है वो हमारे यहाँ अगर सुहाना हो भी जाए तो फिर हमारी सहूलियात कुछ ऐसी हो जाती हैं कि वो मौसम सुहाना रहता नहीं है। एक असना नामी तूफ़ान था और वो तूफ़ान को इस्तिस्ना तो मिल गया, वो तूफ़ान तो चला गया बग़ैर कुछ कराची को नुकसान पहुँचाए। लेकिन अब कराची से सिंध से निकल के जो एक पैटर्न बनता है तूफ़ान का, बलूचिस्तान और फिर वो ओमान की तरफ जाएगा। बलूचिस्तान में बारिश का जो नया सिस्टम है ना वो इस वक्त दाखिल हो चुका है। महकमा मौसमियात तो ये कहता है कि बलूचिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान अब भी मौजूद है। दूसरी तरफ खलीज बंगाल में एक दूसरा सिस्टम बन रहा है जो जल्द भारतीय रियासत गुजरात पर असरअंदाज होगा और अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में शदीद बारिशों का इम्कान है और यकीनन गुजरात के बाद ये सिस्टम सिंध की जानिब भी बढ़ेगा। अब हम डायरेक्ट कोयटा चलते हैं, हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ वहाँ मौजूद है। सिद्रा, ज़रा बताएं मौसम की क्या सूरत हाल है और मौसम बताने वाले क्या कह रहे हैं? जी, महकमा मौसमियात की जानिब से जो आज पेशगोई की गई है उनके मुताबिक जो है बलूचिस्तान के बिशतर इलाकों में गरज चमक के साथ जो है बारिश का इम्कान है और आंधी चलने का भी इम्कान है। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशों का इम्कान है उनमें ज़ोब, मुस्तकिल, शेरानी, बरखान और लोरालाई, सिब्बी, कोयटा, किला अब्दुल्ला वगैरह शामिल है। उनके अगर बात की जाए कि जो स्पेल गुजरा है जो 28 अगस्त को बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था और 1 दिसंबर तक रहा, उसमें कितना नुकसान हुआ है अब तक इतला के मुताबिक BDMA की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है 1 जुलाई से अब तक जो है 31 अफराद जो है इसमें जान बाक हो चुके हैं। इसमें 18 बच्चे और 12 ख़वातीन शामिल है, जबकि 15 अफराद जो है इसमें ज़ख्मी है, जिसमें 11 बच्चे शामिल है। 8 से ज़्यादा मकानात मुनहदम हो चुके हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा है। 1 लाख से ज़्यादा अफराद जो है इससे मुतासिर हुए हैं और तूफ़ानी बारिशों से अब तक जो है वो सिद्रा आपने हमें अपडेट किया, आपका आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहेंगे। अब जब भी बलूचिस्तान में बारिश का जिक्र होता है तो वैसे तो जो संगलाग चट्टानें सरसब्ज हो जाती हैं लेकिन मसाइल बहुत सारे आते हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान PDMA नवेद शेख साहब आज हमारे मेहमान हैं। नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दुनिया बोल है में। और गुफ्तगू का आगाज़ आपसे मैं करना चाहूँगा कि जब भी बलूचिस्तान की बात होती है ख़ास तौर पे हम चलिए आगाज़ करते हैं जो हमारी साहली पट्टी है, जो मकरान बेल्ट है और गवादर, क्या सूरत हाल है सर यहाँ पे? जब भी गवादर में बारिश होती है बहुत ख़राब सूरत हाल हो जाती है, कट जाता है वो पूरे पाकिस्तान से। क्या तैयारियां हैं इस वक्त आपकी सर? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के थ्रू हम जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं PDMA की वो बड़े अच्छी तरीके से हम वाज़ेह तौर बता सकते हैं। साहिली इलाके का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमारा जो साहिली पट्टी है जो लसबेला से स्टार्ट होती है तकरीबन 750 किलोमीटर है टिल ग्वादर तक, उसमें जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे DDMA यानी डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद हैं, ऑलरेडी उनको जैसी कोई एडवाइजरी शुरू हुई है सोमैनी के हवाले से, जैसे भी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि जो तूफ़ान आना था वो कराची से टल के बलूचिस्तान की तरफ आया, तो उसमें कुछ तेज़ हवाओं चलने का हमें इत्तलात मिली। हमारे DDMA ने जो साहिली पट्टी करीब जितने भी लोग इंक्रोचमेंट में मौजूद थे उनको भी सिक्योर कर लिया है उन्होंने, और जो भी वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए तमाम जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, टीमें हैं, वो अलर्ट हैं, डिपार्टमेंट भी अलर्ट है। किसी भी नागानी सूरत को टैकल करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं वहाँ पे। नवीद साहब, यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो पूरी दुनिया चिल्ला रही है पिछले कुछ सालों से, ये नई बात तो नहीं है कि पहली बार सैलाब या फ्लड आ रहा है या नागहानी आफत आ रही है, बारिश हो रही है, ये तो प्रेडिक्शन पहले से ही की जा चुकी थी। सो पहले से हम क्यों नहीं प्रिपेयर करके रखते इन तमाम चीज़ों को? क्यों वक्त आने पे ही जब सब कुछ उथल पुथल हो जाता है फिर हम एक्टिव होते हैं? ऐसा है कि दो प्रोसीजर हैं, एक प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर की जो तैयारी है। प्री डिज़ास्टर में हम पुराने जो हमारे तजर्बे होते हैं, जैसे 2022 का सैलाब का था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उससे 30% तक का इजाफा करके, बल्कि 30% के 50% और 30% का इजाफा करके हम तमाम इलाकों में पहले से तैयारियां शुरू कर लेते हैं। वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स
या जिन जिन चीज़ की ज़रूरत है मशीन को डिप्लॉय करना, कहीं पे अगर ब्रीचेस आने का खतरा होता है तो वहाँ पे भी हम अपने तमाम जो मशीनरी है और डिपार्टमेंट है उनको एक्टिव कर लेते हैं। बल्कि इसमें हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से उसको भी इन्वॉल्व कर देते हैं। वहाँ के लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, कम्युनिटी को ट्रेनिंग दी जाती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि इस नागानी सूरत में अगर ऐसी कोई सूरत हो तो उसमें कैसे टैकल किया जाए। हमने स्पेशली बलूचिस्तान को एनडीएमए की तरफ से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी दफ़ा वहाँ पे ट्रेनिंग भी हुई और लोगों को अवेयर भी किया गया। कम्युनिटी लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक हमने लोगों को अवेयर किया है। मगर क्योंकि आपको पता है कि जब इस किस्म की नागानी सूरत होती है बारिश के हवाले से, तो वो ऐसे भी तजर्बे हमारे सामने आए कि 25 साल पहले जो जिस नदी में पानी आया था वो अब तक नहीं आ रहे थे, मगर 25 साल बाद भी वो पानी अपने उसी रास्ते पर आया और उन्होंने तबाही की है। मगर हम कोशिश ये करते हैं कि उनके रास्ते में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हम वहाँ से हटने के लिए कह देते हैं। ये एक इशू है, ये एक इशू है नवेद साहब। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक बड़ा अहम मसला, उस इंक्रोचमेंट वाले एरिया में ज़्यादा आबाद हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम मसला है और वो एक तो इंक्रोचमेंट वाला एरिया तो है एक मसला, लेकिन एक तो आप लोगों को मुश्किलात जो दरपेश आती होंगी, एक तो क्योंकि बलूचिस्तान में जो मैदानी इलाके हैं स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन थोड़ी सी इधर है, फिर कई किलोमीटर बाद एक पॉपुलेशन है, तो अब वक्त नहीं आ गया है कि हम असर नौ ये वाली जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, चाहे वो खाना बदोश हो, चाहे वो गांव हो, इवन शहरों में भी कच्चे मकानात बहुत सारे हैं, अब वक्त नहीं आ गया है कि बजाय इसके कि हम हर साल इस चीज़ का रोना रोएं कि जी आ गया सैलाब और बारिश हो गई और कच्चे मकानात गिर गए, अब टाउन प्लानिंग या फिर सिटी प्लानिंग या डेवलपमेंट इस तरह से की जाए कि इन जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है उनको करीब लाया जाए, ताकि जब रेस्क्यू करने की बारी आए तो ये जो है बेसरो सामान ना हो, चाहे वो खाना बदोश हो, चाहे वो फिर शहर या गांव में रहने वाले लोग हों। जी बिल्कुल, इसकी ज़रूरत है और इस पर काम भी हो रहा है। हमने इस दफ़ा ये, बल्कि पिछले साल से हमने ये एक्टिविटी शुरू कर ली थी। वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम जिस डिस्ट्रिक्ट में ये जो वनरेबल डिस्ट्रिक्ट हैं, मोस्टली जो फ्लड के हवाले से उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है जो स्कैटर्ड है उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उनके एरिया से नज़दीक तरीन एरिया में हम पहले से ही हमने डिप्टी कमिश्नर से जो उनकी डिमांड आती है उसमें फूड और नॉन फूड आइटम वहाँ पे हम पहले से ही पहुँचा देते हैं, ताकि और कुछ फंड्स भी रिलीज़ कर दिए जाते हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, ताकि वो ज़रूरत के वक्त उनको इस्तेमाल कर सकें और लोगों को रिलीफ मिल सके। ये हमारी एक्टिविटी जारी है और इसको अब हमने एक नए अंदाज से भी ले लिया कि तमाम ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं इनको हमने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म डेवलप कर चुके हैं और बाकायदा इसमें मंथली मीटिंग्स होती हैं ताकि हम आने वाले। ठीक है नवीद साहब, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद हम ये करते हैं कि अगर कभी हम अब अगला ये सेगमेंट इस तरह कर रहे हो तो हम ये बता रहे हों कि सब कुछ ठीक है, सूरत हाल सही है, और हमें ये बात ना करनी पड़ रही हो कि जी बहुत हालात ख़राब हैं और लोग फंसे हुए हैं। कब तक ये होगा ये तो हमें नहीं पता। हमें एक चीज़ ज़रूर पता है सोनिया, और वो ये कि हमें ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ब्रेक लेनी है। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, मुझे कॉफ़ी भी चाहिए। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर वेलकम। फैसल, आप अपनी स्किन के ऊपर तवज्जो देते हैं? बहुत तवज्जो देता हूँ। हाँ। क्या फेशियल्स वगैरह करवाते हैं, सैलून्स जाते हैं? दिन में 2 बार मैं मुंह धो लेता हूँ। like most of the men. By the way, this was half a joke, but if you call it professionally, तो obviously the makeup and all, तो उसके बाद जाहिर सी बात है आपको वाइप्स यूज़ करने पड़ते हैं। हाँ, ये है कि मैं देसी टोटके बहुत करता हूँ। हाँ, देसी टोटके, हर्बल एंड ऑर्गेनिक, राइट? एलोवेरा एंड हल्दी एंड बेसन। रियली? आपने क्या समझा है कि हैं हल्के में लेकिन वैसे जब ये वाला मौसम आता है ना, मानसून जो आजकल चल रहा है, इसमें जो है वो सबकी स्किन बड़ी डल हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है। अच्छा, सबके ये डिफरेंट स्किन टाइप्स होते हैं। सो मानसून में यूजुअली वो चिपचिपी और ह्यूमिड की वजह से एक्ने बहुत अपीयर हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम अपने सेट पर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाएं और उनसे बात करें स्किन के हवाले से कि जो आजकल के मौसम में जो मसाइल दरपेश हैं, तो जो चिपचिपी स्किन है, गंदी स्किन है, उसे कैसे साफ़ करना चाहिए, पोर्स कैसे क्लीन करने चाहिए,
नहीं, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, जल्द की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा ये तो आपने सिर्फ स्किन इसकी बात कर ली, द फेशियल थिंग। इसके अलावा इस सीज़न में आपको क्या फंगल हो जाता है, और अगर वो हो जाता है तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो कौन है हमारे साथ आज? तो आज हमारे साथ एक इंतहाई हसीन डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे सेट पर मौजूद है, हमारी पहली मेहमान भी हैं। उनको वेलकम करते हैं डॉक्टर लाइबा शेख। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। लुक हुज टॉकिंग, हसीन मैं। ये आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ये आपस में डिसाइड कर लें। आपस में अंजुमन है, बहाने सताइशी, और जी वो मैं आप अच्छी तो फिर हो गया ये, तो फिर हम शुरू करें। प्लीज टेक इट अवे। जी जी, नहीं, शी इज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये बताइए, स्पेशली हम मॉनसून के हवाले से आज बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वेदर आपको पता है वैसे ही है। तो मैं मेरी खुद भी, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद से ट्रैवल करके जब मैं आई हूँ और द मोमेंट मैं बाहर आई हूँ और मेरी स्किन चिपचिपी होनी शुरू हो गई, एंड आई गॉट रियली वरिड कि ये क्यों हो रहा है। तो मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मानसून के मौसम में अपने स्किन को किस तरह से ट्रीट करें, लाइक स्किन अच्छी हो जाए, चिपचिपाहट ना हो, एक्नी बहुत अपेयर हो जाता है, इस पर आप बात करें ज़रा। ये एक वेलकम गिफ्ट होता है हमारा कराची का, यू नो, जैसे एंटर हो तो वी डू गिव दिस गिफ्ट। एक्चुअली द वेदर इज़ ह्यूमिड, कराची का वैसे ही वेदर बड़ा ह्यूमिड सा है, लेकिन इस मानसून में वो ज़्यादा मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया है। तो होता ये है कि अगर हम प्रॉपर क्लेंसेस यूज़ नहीं करें, जैसे आपने मेंशन किया कि स्किन टाइप्स होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लोग हैं उनको अभी तक ये पता नहीं कि उनकी स्किन टाइप क्या है, तो वो उस पर रैंडम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, रैंडम फेस वॉशेस यूज़ करते हैं। आई एम वेरी सॉरी, इन्होंने कहा वो वाइप्स यूज़ करते हैं जी, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? जी, सो इट इज़ इट्स नॉट द राइट नॉलेज गिवन टू द पीपल कि देखिए अब जिस तरह की स्किन टाइप है तो आपको क्या यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। इस मौसम में ऑलरेडी स्किन इतनी ह्यूमिड, तो प्रॉपर क्लेंजर, प्रॉपर फेस वॉश, डबल क्लेंजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्किन टाइप क्या है और हमें कौन सा मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन या फेशियल वॉश यूज़ करना चाहिए? जो जैसे वंस यू वेक अप इन द मॉर्निंग, और अगर आपका ये एरिया फोरहेड, नोज़ और चिन का एरिया अगर ऑयली है, अब बिट ऑन द चीक्स यहाँ पे, तो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन स्किन, या जिसको हम बोलते हैं टी जोन ऑयली, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन। इस पे आपके पास लेवरेज होती है, आप थोड़ा बहुत कुछ भी खेल सकते हैं। बट जिनकी ड्राई स्किन है, दे डेफिनेटली नीड टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आपकी ड्राई स्किन होती है, आप अगर फेस वॉश ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, वो मज़ीद ड्राई कर देता है। एंड दैट इज़ अ रीज़न कि आप एजिंग की तरफ, ये फाइन लाइंस आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, स्किन बहुत सख्त होगी। इवन जिस तरह इन्होंने मेंशन किया कि बहुत सारे स्किन डिजीज़ेज हो जाते हैं इस मौसम में। एक्जिमा इज़ अ मेजर इशू, आई माई सेल्फ फेस इट, इट्स अ मेजर इशू विच इज़ या तो जेनेटिकली होता है लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये जेनेटिकली? यस, इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। और ये एक बहुत यंग एज में, जैसे ही बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं 2-3 ईयर्स ओल्ड, उनको तब नज़र आता है और उसके बाद फिर इट वैनिशेस अवे, फिर चला जाता है। देन इट कम्स बैक वंस यू आर 16-17, कम्स डाउन अगेन, फिर ये वापस आता है, एंड देन इट स्टेज विद यू, आना जाना लगा रहता है। तो इसमें प्रॉपर मॉइस्चराइजर्स एंड दोज मॉइस्चराइजर विच आर यूरिया बेस्ड, या प्लीज़ पढ़ें उन पे, यूरिया और सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इवन फॉर योर फेस एंड फॉर योर बॉडी, वो यूज़ करें तो इससे आपका एक्जिमा काम रहेगा। और जिस तरह मैंने मेंशन किया, फंगल मेजर इशू अगेन आदमियों को पता नहीं है, मेजॉरिटी आदमियों में देखा जाता है ये रिंगवर्म का इशू एंड एथलीट्स फुट। जो एथलीट्स फुट है, दैट्स बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन जो आपकी टोज के बीच में होता है, जो पाँव की उंगलियां हैं उनके बीच में होता है, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड स्वेट। इस मौसम में वैसे ही बहुत मॉइस्चर बन रहा है, तो वो उस वजह से वहाँ पर फंगल ग्रो होता है, फिर वो नेल फंगल होता है और नेल फंगल स्प्रेड होता है, इट्स कंटेजियस। तो वैसे हाइजीन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसको कैसे लाइक वॉश किया जाए बार बार पैरों हाथों को? सो यू नीड टू वेयर ब्रीथेबल सॉक्स। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पाकिस्तान में, तो ब्रीथेबल सॉक का प्योर कॉटन, ये प्योर का तो मसला है पाकिस्तान में जी। हमारे पास मिलावट है, लिखा हुआ भी है प्योर, तो पता नहीं वो प्योर है भी या नहीं, बट स्टिल वी कैन ट्राई। सो मिलावट है बहुत, एनीथिंग नायलॉन बेस्ड, पॉलिएस्टर बेस्ड, ये जो है ना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है, वो ब्रीथेबल नहीं रहता। जूते आजकल काफ़ी मैंने देखा इवन फॉर मेन आ गए जिनमें होल्स हैं, ठीक है, तो दैट गिव्स यू द रूम कि उसमें हवा आ रही है जा रही है। तो अगर वो बिल्कुल बंद है और बिल्कुल यू वेयरिंग सॉक्स, तो दैट्स वन मेजर रीज़न ऑफ एथलीट्स फुट। लेकिन अगेन यू नीड टू विजिट डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको चेक कराएं, और उसके लिए फिर फंगल मेडिकेशंस हम देते हैं।
वो आपको लेनी पड़ती है। I was about to ask you कि हमारी चाहे स्किन का, जैसे आपने बताया कि टी जोन एरिया भी है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती हैं चीज़ें, तो मुझे लगता है कि हमें अपने करीबी या किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर लाइबा तो बैठी ही है हमारे पास, सो प्लीज़ आप जाइए, कंसल्टेशन ज़रूर, कुछ ना करवाएं, मैं तो कहती हूँ कुछ भी ना करवाएं, कंसल्टेशन ज़रूर लें। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपका स्किन टाइप क्या है, आपको क्या मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन। एक चीज़ डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ सनस्क्रीन की नॉलेज नहीं है, यहाँ पे मैं चाहूंगी आप बताएं कि सनस्क्रीन कितना जरूरी है। मुझे तो लोग कहते हैं, मुझे पैसे मिलते हैं इस चीज़ के लिए बार बार बोलने के लिए कि सन ब्लॉक यूज़ करें, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई से ऑन द शोज मेजॉरिटी। सन ब्लॉक इज़ द की फॉर योर स्किन, मतलब इट्स लाइक ब्रीथिंग, इतना ज़रूरी है। अगर आप एजिंग, पिगमेंटेशन, टैनिंग, एवरीथिंग, अगर मैं एट टाइम्स ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊँ स्किन जिसने सन ब्लॉक लगाया और जिसने 10 साल नहीं लगाया, देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस उनकी एजिंग में, स्किन टेक्सचर में। So sunblock is very very important, कुछ ना लगाएं, sunblock और moisturizer। Even if अगर आप किसी बाहर के मुल्क जाते हैं, अब for instance Far East Asia में I've seen a lot of the Europeans जो कि आते हैं, वो tan होने आते हैं, but उससे पहले the first thing they do they wear the sunscreen। अच्छा, अब इसमें शिकायत बड़ी होती है कि जी वो although हम sunscreen की बात कर रहे हैं, अब deviating a bit from the topic, but still बहुत धूप है तो हमने सनस्क्रीन वेयर कर लिया, ठीक है। स्पेसिफिकली इस मौसम में हम वो क्या चीज़ें एहतियाती तदाबीर ना, एक तो हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद हम चले जाएँ, लेकिन अब जब बारिश हो रही है और ये सारी चीज़ हो रही है तो हम वो क्या चीज़ कर सकते हैं? बार बार अपने आप को ड्राई करते रहें या क्या करें? बार बार ट्राई वॉशिंग योर फेस, ठीक है, बट देन अगेन वही वाली बात कि बहुत ड्राई स्किन है, अगर आप बार बार मुंह धोएंगे दैट कैन मेक इट वर्स। सो अगेन जिस टाइम उन्होंने मेंशन किया, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, फिगर आउट कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है आपने, सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है और मॉइस्चराइजर लाजमी यूज़ करना है। ऑयली स्किन में क्या होता है, आपका पूरा फेस ही ऑयली होता है, आप व्हेन यू वाइप इट तो आपको फील होता है कि ग्रीस आ रही है। अब इसमें क्या मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारा फेस तो ऑलरेडी ऑयली है, हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। वो जब आप व्हेन यू डू नॉट मॉइस्चराइज, योर बॉडी produces more oil because it needs moisturizing, और वो जब स्किन पे आती है that causes acne या small tiny bumps, that's the reason। but if you moisturize even on an oily skin तो फिर वो issue नहीं आता। ये तो होगी चेहरे की बात। बहुत सारे लोग, उनको शिकायत होती है उनके हाथों में, अगर हम एक्जिमा या ड्राई एक्जिमा की बात करें, ड्राई एक्जिमा, हैंड डर्मेटाइटिस, मतलब कि इतनी, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी एडिंग टू द इंजरी इज जो इचिंग, जो खारिश होती है हाथों में और पैरों में, इसकी क्या केयर करें? देखिए वही वाली बात, स्केबीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मौसम में, जो इंसेक्ट की वजह से होता है ना, इट ट्रांसमिट्स, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्केबीज है, देन लाइक वी मेंशन रिंगवर्म है, एथलीट्स फुट है, एक्जिमा, ये चारों चीज़ें इचिंग कराती हैं और बहुत सिवियर इचिंग करती हैं, ठीक है। एंड इट कम्स टू अ पॉइंट के लोग इतना स्क्रैच करते हैं कि वो एब्रेशंस बन के वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाते हैं, जख्म बनते हैं। तो प्लीज़ अगर इस तरह का कोई इशू है, प्लीज़ यूज़ एन एंटी एलर्जी, कोई हार्म नहीं है, हर किसी को पता है वो कौन सी हैं, रिजिक्स हैं, सॉफ्टन हैं, ऑल दीज एंटी एलर्जीज। स्टॉप द इचिंग फर्स्ट, देन कम टू द मॉइस्चराइजिंग पार्ट। मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिंगवर्म में तो नहीं, एक्जिमा में हो गया, इवन इन स्केबीज और ऑल दीज डिजीजेज, मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉइस्चराइज जहाँ एरिया पे करेंगे। अच्छा, देन अगेन मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ फेस पे मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है, नो, ऑल ओवर द बॉडी। व्हेन यू टेक अ शावर, wipe yourself off, and body butters आते हैं, जी body butters आते हैं, she knows it all। so जी तो वो so you need to moisturize it all over। डॉक्टर साहिबा, आधी डॉक्टर मैं अभी बन ही गई हूँ, आधी हाफ डर्मेटोलॉजिस्ट में बन ही गई हूँ। I am glad my job is easy now। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सनस्क्रीन के ऊपर जो है वो आप जरा सी रोशनी डालें, यहाँ तक कि जब आप चूल्हे के पास भी जाते हैं ना खाना पकाने के लिए, तो हीट तो आ रही है आपके मुंह पर। सो अगर आप घर में भी हैं और आप हाउस वाइफ भी हैं तो प्लीज़ सुबह सुबह उठ के आप प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगा लीजिए। सॉरी टू इंटरप्ट, जो आदमी या औरतें जो घर पे काम करती हैं, वर्क फ्रॉम होम है, हु हैव स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन्स के सामने हैं, वो भी लाइट आपके मुंह पे पड़ती है। आपका काम ऐसा है, यू हैव कांस्टेंट लाइट का मैंने तो लगा लिया था जी। तो सनस्क्रीन बहुत अच्छी अवेलेबल है, स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है, टिंटेड अवेलेबल है, मेकअप फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। जस्ट अप्लाई देम, किसी भी तरीके से अप्लाई देम। सो शुड लीजिए आप जो आप वाइप्स भी यूज कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा मेकअप जो है ना, मेकअप साफ करने के लिए ऑफिस से फौरन, ताकि वो 2 मिनट का सोल्यूशन हो, घर जाके वो घर जाके करते हैं, प्रॉमिस मैं करता हूँ, प्रॉमिस में, बहुत पक्की बात है। अब और इसी से अगला सवाल भी, ये तो हम दिन भर की हमने एक्टिविटी कर ली, नाइट जो स्किन केयर है
नाइट में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रात में सोने से पहले बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, लोग इसको समझते हैं कि भाई ये कोई लग्जरियस चीज़ है या समथिंग लाइक दैट, बट जिस तरह हम रात में सोने से पहले ब्रश करके सोते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप अब रात में सोने से पहले अपनी स्किन को भी जो है उसकी केयर करके सोएं। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वोंट एग्री विद माय पॉइंट, बट मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे इतने इन्होंने ये 10 चीज़ें लगा दी हैं ना, और मतलब अपनी ज़िंदगी का बस यही काम है, आप सुबह उठें 10 चीज़ें लगाएं और रात को फिर 10 चीज़ें लगाएं। दैट्स इट। नाइट केयर रूटीन, डे केयर रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, आई डिफर टू दिस। मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी सिंपल रखें, अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, सिरम यूज़ करें। सिरम कौन सा यूज़ करें, अगेन आइडेंटिफाई आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो उसके लिए हैव सिरम्स जिसमें अल्फा-ब्यूटीन हो, कोजिक एसिड हो, यू नो नाइसिनामाइड हो, ये वाले, जिससे आपकी स्किन ब्राइट हो। पिगमेंटेशन के इश्यूज़ के लिए, जिनको एक्नी है ऑब्वियसली सैलिसाइलिक एसिड वाले जो टी ट्री ऑयल टाइप के सिरम्स हैं वो यूज़ करें, बट रेटिनॉल हर कोई यूज़ करे। अच्छा, बिकॉज दैट इज़ एंटी एजिंग, ठीक है। और वो एज ऑफ 25 के बाद यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग इट, बिकॉज यू स्टार्ट एजिंग आफ्टर एज ऑफ 25। ये मिसकंसेप्शन है कि जो 40 साल की उम्र में जाके फिर आप एज करते हैं, नो, यू रिवर्ट बैक आफ्टर 25। फैसल देखें माशाल्लाह रेटिनॉल यूज कर रहे हैं, ही 75 कहीं से लग रहे हैं। नहीं, आई थिंक 75 उन्होंने ज़्यादा बोल दिया, 2 महीने बाद तो मैं 80 का हो जाऊंगा, एंड दैट्स कमेंडेबल, क्योंकि अगर मैं 80 में भी ऐसा लग रहा हूँ तो फिर और मैं रेटिनॉल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि रेटिनॉल क्या है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ। रेटिनॉल बेसन में मिला के यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मैं बेसन में और बेसन में। खैर, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर लाइबा, आपने इतने सारे नाम दिए, द ट्री और एंड ऑल। अगर आपको नहीं समझ में आ रही सारी चीजें तो एटलीस्ट आप एक काम तो कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। प्लीज डू दैट। सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करें, ना करें, और अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ना करें। आपने इंस्टाग्राम पे एक चीज देख ली और आपने कहा कि अच्छा इसके लिए सही है तो मेरे लिए भी सही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो किसी और के ऊपर सूट करे वो आपकी स्किन के ऊपर भी सूट करे, सबका स्किन टाइप डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा यहाँ तशरीफ लाने के लिए और इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और गेस्ट से हम मिलेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। कोशिश हमारी होती है कि सुबह सुबह आप तक मस्बत खबरें और पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएँ, लेकिन माशरे में होने वाली चंद चीज़ें उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक वाक़या पेश आया कल, कराची का इलाका गार्डन वेस्ट। यहाँ पे एक अपार्टमेंट था और इसके जो अपार्टमेंट का कुआं था उसमें गिरकर 2 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो गए, और इनको बचाने के लिए एक लड़का था, वो गया और वो भी ना आ सका ऊपर। इस खबर के सोनिया 2 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि एक शख्स है, उसने अपनी इसको जिम्मेदारी समझते हुए और इंसानियत का कर्ज उतारते हुए, इंसानियत का फ़र्ज समझते हुए उसने ये नहीं देखा कि वो कितना गहरा है कुआं और क्या है। उसको सिर्फ ये धुन थी कि 2 बच्चों को मैं किसी तरह बचा लूं। अब वो उस कुएं में चला तो गया, लेकिन फिर हुआ ये कि कई देर तक, बहुत देर तक वो चिल्लाता भी रहा, वो कहता भी रहा कि नीचे ऑक्सीजन कम हो रही है। एक तो इसका पहलू सोनिया ही है। दूसरा इसका पहलू है वो बहुत ही दिलबर्दाश्ता है, और जिस तरह हमारे शहर में जो इदारे हैं जो रेस्क्यू के हैं, उनकी कारकर्दगी जो है, उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अफसोसनाक है। लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि जी 1 घंटे बाद रेस्क्यू इदारे पहुँचे, और जब पहुँचे भी तो नामुकम्मल सामान के साथ। हम देखते हैं, आपने अक्सर सोनिया वीडियोस देखी होंगी बाहर के ममालिक में, कि अगर कोई बत्तख के बच्चे होते हैं और वो कहीं फंस जाते हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, तो वो पूरी अपनी चीज़ें टीम्स के साथ आ जाते हैं। ये इंसान थे, इंसान के बच्चे थे, किसी के लख्ते जिगर, किसी के गोशा नज़र, किसी के ये बच्चे, किसी के बेटे, वो गिरे, और वो शख्स उसने बजाय ये सोचने के क्या होगा क्या नहीं होगा, वो शख्स कूद गया। हम दुआ ही कर सकते हैं कि जी, और हमें ये कहना शायद बनता है कि प्लीज़ इंतज़ामिया की तरफ से कि इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो
खुदारों ने करें, बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको एक पॉजिटिव बात और एक पॉजिटिव इंसान से भी मिलवाएंगे जिन्होंने हमारे मुल्क को, कौम का नाम रोशन किया है। हिम्मत, हौसला और लगन इंसान को बुलंदियों के आसमान पर पहुँचा देती है। एक ऐसी ही मिसाल हमारे एक बच्चे काशिफ शनवारी की है जो होटल पर बर्तन धोने का काम करता था, लेकिन अब पाकिस्तान का हीरो है। काशिफ शनवारी को पाकिस्तान स्ट्रीट फुटबॉलर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया था और हाल ही में वो नॉर्वे के एक मैच में उसे परफॉर्मेंस का मौका मिला। और जनाब काशिफ आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम काशिफ, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, किस तरह आप ट्रेनिंग भी करते हैं और ग़ालिबन आपने सबसे ज़्यादा गोल्स भी स्कोर किए। पहले तो काशिफ ये बताएं कि बाहर मुल्क जाना, वहाँ जाके खेलना, दूसरी टीम के ख़िलाफ़ खेलना, कैसा आपका तजुर्बा कैसा रहा, कैसा आपने महसूस किया? बार लाड़ी तजुर्बा संगा वहाँ बार को सर मीचुने ताऊ तात्संग फील राउंड कमात क्यों माँ को के बस तो हुए ना फिर का चेफ काम सकता वर्क पे ग्राउंड दोनों वादान देखो। अच्छा, काशिफ कहते हैं कि उनका तजुर्बा बड़ा शानदार रहा, वहाँ ग्राउंड बहुत अच्छे थे, हमने इस तरह के ग्राउंड्स देखे नहीं थे, यहाँ बड़ा शानदार तजुर्बा रहा। अच्छा काशिफ, जो आपका जो तर्जुमा करके बता रहे हैं ना शख्स, उसको भी आप कैमरे में ले लें, हम आपको वहाँ 30 सेकंड देते हैं, उसको अपने साथ बिठा लें ताकि हम उसकी बात भी पूरी तरीके से सुन सकें। आप इनको बिठा लें जब तक। जी चलें, आ गए हैं आप। तो अब काशिफ आप हमें बताएं कि आपने गोल्स भी स्कोर किए और आपने मैच भी जीते, तो लेकिन साथ ही आप ये बताएं अपने बारे में, आप क्या काम करते हैं, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, और ये जो आप काम करते हैं इसके साथ ही आपने ट्रेनिंग वगैरह सारी की है? तुमरा वक्त ना कार करी और फुटबॉल दम को दी कार सारा सारा तो फुटबॉलिंग करी संगत तुमरा वक्त ना करी का da ko वन मा बस होटल के वो था ड्रैग इंटरेस्ट में ना दाव के वो मा प्रैक्टिस कर नो कार ममन का फुटबॉल ममन जारी से। अच्छा, काशिफ कहते हैं कि वो होटल में काम करते थे और वहाँ पे मुझे 3 घंटे का रेस्ट मिलता था, तो रेस्ट के दौरान जो है वो मैं फुटबॉल खेलता था, ग्राउंड जाता था और अपने स्किल्स को पॉलिश करता था। जी बहुत सर, आप भी इनके साथ आ जाएं, काशिफ के बराबर में आ जाइए थोड़ा सा, ताकि आप भी हमें दिखाई दे सकें। जबरदस्त, गुड, बहुत अच्छा। अच्छा सुनिए, आप पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पूछना चाहूँगी काशिफ, आप ना बच्चों के लिए इस वक्त इंस्पिरेशन है, एक मिसाल हैं आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हमारे लिए एक मिसाल है कि एक आप बर्तन धोते थे लेकिन आपका जो पैशन था टुवर्ड्स फुटबॉल, आपने उसको परस्यू किया, आपने उसको अपनाया और आपने खेला। तो आप अपने जैसे और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? चित्ता मूसर पारा और नोरा रवानो प्लेयरानो पारा फखर इस्ताखबल गेमम को रोजगार दम को रवानो लोगाड़ो पारा जवानानो ता सुच मैसेज होता है मुखावर दा मैसेज जो कर खपल पारी मेहनत कर वो वंदे उठल तीनों उसमें टास्क को बनाने के और कर रहे छे मुखपल मेहनत जारी साथ तो पाकिस्तान में। अच्छा, ये कहते हैं कि मैं अपने जैसे नौजवानों और आने वाले प्लेयर्स को ये मैसेज देता हूँ कि वो अपनी मेहनत जारी रखें, जिस तरह मैंने होटल पे काम किया, मैंने बर्तन धोए और साथ साथ अपनी मेहनत भी जारी रखी और फिर नॉर्वे कप में मैं टॉप स्कोरर रहा। तो मैं इनको बताता चलूँ कि मतलब आप अपनी मेहनत जारी रखें और इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें। चले ठीक है काशिफ, इसी तरह आप मुल्क का नाम रोशन करते रहें और उम्मीद करते हैं कि भाई मैं तो आऊँगा आपकी तरफ, तो थोड़ा सा आपके साथ खेलेंगे भी फुटबॉल वगैरह। लेकिन थैंक यू सो मच काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और आप यकीनन मिसाल सबके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ चीज़ की है कि जिन्होंने भी इनको नर्चर किया, नरिश किया, उनका भी बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से करते रहे। खैर, अच्छा इससे पहले कि हम आपसे अलविदा कहें आज के शो से, भाई आज दुनिया भर में नारियल का दिन मनाया जा रहा है, तो बड़े फ़ायदे हैं नारियल के, तो नारियल पिएँ और नारियल अपने हैरत अंगेज़ फ़वाइद की वजह से पूरी दुनिया में रग़बत सिखाया जाता है। ये हमारे जो हमारा क्या कहना चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बहुत बेहतरीन
तरीके से चलाता है। ये इंतहाई ज़रूरी है नारियल खाना, और इसके और साथ साथ वक्त की इंतहाई कमी है। 1 मिनट में हमें क्लोजिंग करनी है। कमी 1 मिनट में नहीं, सिर्फ 10 सेकंड 10 सेकंड है। तो भाई फिर नारियल पिएं या चाय पिएं, जो भी अपना ख्याल रखें। कल आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के अपना ख्याल। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।